नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का टॉप 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ आंसर को भी लगाते चलिएगा और जितना भी प्रश्न हम आपको अलग से बताएंगे, सारे चीजों को अपने दिमाग में सेट रखिएगा। ओके, देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो सभी बच्चा पार्टी आंसर को जरूर लगाते चलिएगा। आंसर लगाने से याद हो जाएगा क्लास में। देखो पहला नंबर सवाल है, कॉपर पाइराइट निम्नलिखित में किसका अयस्क है। देखो एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न बन चुके हैं। पहले ये पूछा है कि कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है, तो सबको याद रखना है। कॉपर पाइराइट का सूत्र जो होता है CuFeS2 होता है। क्या होता है बच्चों? CuFeS2 जो है ये कॉपर का क्या है? कॉपर पाइराइट का सूत्र है। तो आपको ये पता चल गया कि कॉपर पाइराइट सर कॉपर का अयस्क है, जो कि यहाँ पे हिंदी में तांबा लिखा गया है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि देखो यहाँ पे डी में हमारा कॉपर दे दिया गया है। अलग से क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि टीन का अयस्क क्या होता है बच्चों, जिसे हम लोग कैसीटेराइट कहते हैं। एकदम अच्छे से देखो, टीन का अयस्क जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कैसीटेराइट कहते हैं बच्चों। ये हमारा सूत्र क्या होता है? SnO2 जिसे कहते हैं। टीन का एक ही अयस्क जो कि कैसीटेराइट है, SnO2 आपको ध्यान में रखना है बच्चों। याद रखोगे ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न जितना अलग से बताएंगे वो अपने आप में एक क्वेश्चन होगा और वो सारा इंपॉर्टेंट होगा। लेड का क्या होता है बच्चों? लेड का अयस्क जो कि हमारा गैलेना होता है। हमारे साथ बोलो, लेड का क्या होता है? गैलेना, जिसे हम लोग PbS कहते हैं। गैलेना का सूत्र भी पूछा गया, PbS होता है। एल्युमिनियम का कौन सा होता है बच्चों? एल्यूमिनियम का तो वही वाला ना सर, बॉक्साइट होता है। एल्युमिनियम का कौन सा होता है? बॉक्साइट होता है। अच्छा, बॉक्साइट का सूत्र भी पूछ सकता है आपसे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लगता है। ये होता है Al2O3 इंटू 2H2O होता है। ये बॉक्साइट का सूत्र है बच्चों। ओके, तो ये तीनों हमने आपको अलग से बता दिया। और एक इंपॉर्टेंट जो होता है वो हमारा होता है Hg वाला, जो कि बच्चों इसे हम लोग क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं। और इसका जो होता है अयस्क होता है वो हमारा सिनेबार होता है। क्या होता है बच्चों? सिनेबार जो है ये Hg यानी कि पारा का अयस्क है, और HgS जो होगा, HgS हमारा सिनेबार होता है, इसका सूत्र होता है। ओके, तो ये याद रखना कि मरकरी का जो एक अयस्क बताया था सर ने, वो बार को याद रखना है। लेड वाला हमने गैलेना बताया है और टीन का कैसीटेराइट बताया है। ये सब इंपॉर्टेंट है अपने आप में। एल्युमिनियम का बॉक्साइट हमने बता ही दिया है। ओके, बॉक्साइट का सूत्र Al2O3 इंटू 2H2O, ये भी हमने बता दिया है। तो एक प्रश्न से जितने भी बतेंगे वो सारे के सारे मैं बताते चलूंगा। देखो प्रश्न दूसरा आ चुका है आपके सामने और लगाना है आंसर। देखो पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन धातु सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है? एकदम फ्री स्टेट में बच्चों, एकदम फुल इज्जत चाहिए जिसे, वो पूछा गया है। तो मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला जो धातु है वो सोना होता है। कौन सा? सोने वाला, नींद वाला सोना नहीं है, ये धातु वाला सोना है, जो कि Au होता है इसका संकेत। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। सर धातु ये सोना जो है मुक्त अवस्था में क्यों पाया जाता है? क्योंकि बच्चा पार्टी ये अत्यंत ही अक्रिय धातु है, मतलब किसी से क्रिया नहीं करेगा। अरे जाओ जाओ, एकदम बैठा रहेगा सिंहासन पे, जाओ हटो इससे, मतलब दूर भगाता है सबको। ओके, तो याद रहे सोना जो है बच्चों, ये जलोढ़ मिट्टी के रेत के साथ छोटे छोटे कणों के रूप में मिलते हैं। तो ये सब आपको याद रखना है, नॉर्मल सा चीज है। ओके, चलो नेक्स्ट बता दो आप लोग। तीसरा नंबर सवाल है, मैग्नेटाइट का सूत्र क्या होता है? अच्छा, मैग्नेटाइट किसका अयस्क है ये बताओ तो जी। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? तो आप बता के चलते हो कि सर ये लोहा का अयस्क है।
मैग्नेटाइट बच्चों किसका अयस्क है? तो आप बता के चलते हो कि लोहा का सूत्र है सर, ये लोहा का अयस्क है। और मैग्नेटाइट का सूत्र होता है Fe3O4 होता है। ये तो बच्चों आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। हाँ, जितना अलग से बता सकते हैं वो बता देता हूं। जैसे सर Fe2O3 जो होता है ये क्या है? तो बच्चों इसे लोहा का मुख्य अयस्क कहते हैं, जिसे हम हेमेटाइट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हेमेटाइट कहते हैं। तो ये FeCO3 क्या होता है सर? इसे हम लोग सीडेराइट कहते हैं। क्या कहते हैं? सीडेराइट कहते हैं। ये भी लोहा का अयस्क है बच्चों। और ये हमारा क्या है? ये हमारा लोह पायराइट भी कह सकते हो बच्चों। क्या कह सकते हो? या फिर आयरन पायराइट भी कहते हो। तो लोह पायराइट ये आप याद रखना। ओके, तो आयरन पायराइट कहो, लोह पायराइट कहो, कुछ भी कहो, लेकिन ये सारे के सारे बच्चों लोहा का अयस्क है। ये हमने बताया कि लोहा का मुख्य अयस्क हेमेटाइट को कहा जाता है। तो ये भी बात आप ध्यान में रखोगे। ओके, इतना बताना नहीं पड़ेगा, बाद में आप याद रखोगे। ओके, चलो अगला नंबर सवाल बच्चों, अगर 35 ऑब्जेक्टिव हम बोले हैं कि इस क्लास में लाए हैं तो उससे रिलेटेड 100 से ज्यादा हो जाएगा बच्चों। 35 ऑब्जेक्टिव से ही आप 100 से ज्यादा प्रश्न बनाने की क्षमता रखोगे। ओके, चलो ये चौथा नंबर सवाल जल्दी से बता दो, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का उदाहरण कौन सा है? क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ सर, क्या वो वही बात है कि जिनकी निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति होती है उन्हें हम लोग क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कह देते हैं? बिल्कुल बच्चों, जैसे कि उदाहरण में चीनी हो गया, लवण हो गया, उपरोक्त दोनों जो है ये क्रिस्टलीय ठोस है। अच्छा, क्रिस्टलीय ठोस को दूसरा नाम कौन सा है बच्चों? क्रिस्टलीय ठोस का दूसरा नाम जो है वास्तविक ठोस भी हो जाता है। पूछेगा कि वास्तविक ठोस का उदाहरण कौन है? तो चीनी, लवण यानी कि क्रिस्टलीय याद रखना है। अच्छा, प्लास्टिक क्या है बच्चों? प्लास्टिक बच्चों अक्रिस्टलीय है। क्या है? अक्रिस्टलीय है सर, ये भी आप याद रखना। अक्रिस्टलीय ठोस का ये उदाहरण हो जाता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर सवाल देखो, सहसंयोजक क्रिस्टल का उदाहरण कौन सा है? बच्चों आपने ये पढ़ा है क्या? क्रिस्टल जो होता है सर, क्रिस्टल हमारा 4 प्रकार का होता है। क्रिस्टल कितने प्रकार के बच्चों? 4 प्रकार के होते हैं। एक हमारा धात्विक क्रिस्टल होता है, दूसरा आयनिक क्रिस्टल होता है, तीसरा हमारा आणविक क्रिस्टल और चौथा सहसंयोजक क्रिस्टल होता है। तो उसी 4 में से एक है सहसंयोजक क्रिस्टल। इसका उदाहरण आपसे पूछा गया है तो वो हीरा होगा, ग्रेफाइट होगा, सिलिका हो जाएगा। उपरोक्त सभी क्या है? ये हमारा सहसंयोजक क्रिस्टल का उदाहरण है। यानी कि आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 5 का। डी लगाना बच्चों इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो, क्रिस्टलीय तंत्र की संख्या कितनी होती है? देखो आपसे मूल क्रिस्टल तंत्र कभी कभी पूछ लेता है। क्या पूछता है बच्चों? मूल क्रिस्टल तंत्र भी पूछ देता है। तो दोनों बात एक ही है। क्रिस्टल तंत्र पूछे या फिर मूल क्रिस्टल तंत्र पूछे तो आपका आंसर कौन सा होता है सर? 7 निकल के आता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जानते हो बच्चों, यहाँ एग्जाम में ऐसे पूछेगा घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालक कितने होते हैं? तो आपको 3 लगाना है। अगर सिर्फ ब्रेविस पूछे, क्या पूछेगा बच्चों? अगर सिर्फ आपसे ब्रेविस जालक की संख्या पूछे तो वो हमारा 14 होता है। ब्रेविस जालक के जगह क्रिस्टल जालक भी पूछ देता है तो भी आपको 14 ही लगाना है। क्रिस्टल तंत्र पूछे तो आपको 7 लगाना है। घनाकार क्रिस्टल में पूछे तो आपको 3 लगाना है। क्लियर है ना बच्चों? इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखोगे। 6 नंबर सवाल का जवाब आप सी लगा के चलते हो। चलो 7 नंबर सवाल का जवाब बताओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है बच्चों। देखो बीसीसी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? क्या ये परमाणु की संख्या, समन्वय संख्या, ये हमारा कितना भरा हुआ होता है, कितना खाली होता है, ये नहीं पूछा जाता है क्या बच्चों? तो चलो इस टॉपिक को ही हम उड़ा देते हैं क्योंकि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले आपसे क्या पूछता है? परमाणु। क्या पूछेगा? एकदम ध्यान में रखो बच्चों। परमाणु किस में पूछ
सकता है, एससी में पूछेगा, बीसीसी में पूछेगा बच्चों, एफसीसी में, यही 3 में पूछेगा ना बच्चों। देखो एससी में परमाणु पूछे तो आप 1 लगाओगे, बीसीसी में परमाणु पूछे तो आप 2 लगाओगे, एफसीसी में परमाणु पूछे तो आप 4 लगा के चलोगे। सिर्फ परमाणु की बात है, यहाँ पे समन्वय संख्या नहीं लगाना है। और बच्चों अगर यहाँ पे समन्वय संख्या पूछे, अगर आपसे समन्वय संख्या पूछे तो एससी का आप लगा के चलोगे। एससी का बच्चों यहाँ पे देखो, 1 मिनट, यहाँ पे इसको इधर करके लिख देंगे तो और भी मजा आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे एससी और ये देखो, एससी में परमाणु 1 होता है, इसमें बीसीसी में 2 होता है और एफसीसी में 4 होता है। इसी प्रकार से समन्वय संख्या एससी में पूछे तो समन्वय संख्या इसमें 6 होता है, बीसीसी में 8 होता है और एफसीसी में 12 होता है। बच्चों इतना क्लियर है क्या? ये हमारा परमाणुओं की संख्या और समन्वय संख्या आपके सामने निकल के आ गया। अब तो इसी में पूछेगा भरा हुआ कितना होता है, यहाँ पे लिख दो। आप ये लिख के चलते हो पैकिंग की प्रगुणता, तो आप हम प्रगुणता लिख देते हैं, यहाँ प्रगुणता लिख दो और यहाँ पे बच्चों क्या, रिक्ति लिख दो। देखो जो इंपॉर्टेंट है वही लिखेंगे, आप ध्यान में रखोगे कि ये अपने आप में एक क्वेश्चन बनाएगा। देखो ये प्रगुणता हो गया, चाहे वो एससी हो या फिर वो बीसीसी हो या फिर एफसीसी हो, ये तीनों में तो पूछेगा ना। तो देखो एससी में अगर पैकिंग की प्रगुणता यानी कि बच्चों भरा हुआ पूछे तो ये 52.4% हो जाता है भरा हुआ। बीसीसी में भरा हुआ 68% होता है, एफसीसी में भरा हुआ 74% होता है। तो अगर इतना भरा है तो इसमें से 100 में से ये सबको घटा दो, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। ये हमारे जैसे एससी में क्या होगा, एससी में रिक्ति का क्या होगा, 47 हो जाएगा, क्या पॉइंट यहाँ पे 6 हो जाएगा। फिर देखो बीसीसी में खाली कितना 32% हो जाएगा और एफसीसी में खाली कितना बच्चा पार्टी 26% हो जाएगा। देखो यहां से कितना बता दिया, परमाणु होगा एससी का 1, बीसीसी का 2, एफसीसी का 4 होगा, ये परमाणु हो जाता है। और ये हमारा समन्वय संख्या क्या होगा, 6, 8 और 12 हो जाता है। इसी प्रकार से बच्चों भरा हुआ वाला में बात हो, एससी में 52.4% भरा हुआ है, बीसीसी में 68% भरा हुआ है और एफसीसी में 74% भरा हुआ है। देखो इसी प्रकार खाली आप यहां देख सकते हो। तो इसका बता दो आंसर क्या होगा, बीसीसी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या क्या होगी। तो परमाणु सर हमने यहां लिखा है और बीसीसी के सामने 2 है, तो आपका आंसर मिला के ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा। और बताओ क्या आप इसे समझ पाए हो, इससे अगर प्रश्न बनेगा तो क्या आप बना के आओगे एग्जाम में, यस नो। अगर ये समझ आया तो क्लास को एक बार सभी साथी लाइक कर दो, तब पढ़ाने में बिल्कुल मजा आएगा। सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा और नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करके आप जुड़ सकते हो। बच्चों डेली क्लास का टाइम मैं बता दूं, डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे। बच्चों 2 क्लास है और दोनों क्लास को ज्वाइन जरूर करिएगा आप लोग, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। अगला नंबर सवाल, वह बिंदु दोष जो पदार्थ के घनत्व को कम कर देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, वह बिंदु दोष जो पदार्थ के घनत्व को कम कर देता है। देखो कोई क्रिस्टल जालक है, उसमें से कोई एक जालक अगर निकल के गायब हो जाता है ना, तो वो हमारा शॉर्ट की दोष होता है, मतलब शॉर्ट हो गया। लेकिन उसी जगह आपके सामने ये आए कि जब क्रिस्टल जालक से एक आयन, कोई क्रिस्टल जालक है उससे एक आयन निकल कर कहीं दूसरे, उसी जालक में कहीं दूसरे स्थान पे फंस जाए, तो वो हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट होता है। तो ये आप याद रखना। लेकिन अभी जो होगा यहाँ पे कम कर रहा है घनत्व को, शॉर्टकी दोष के कारण होता है। आपसे एक बार एग्जाम में आया है कि शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है, तो आपका आंसर आएगा घट जाता है, कम हो जाता है। ओके बच्चों, चलो 9 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। तापमान परिवर्तन से विलयन की मोलरता क्या होती है। मोलरता पढ़ते आ रहे हो कि सर मोलरता पर तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे तो सर मोलरता आ गया, तो फिर क्या करे। तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि प्रति लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। यानी कि आप ये लिख के चलते हो कि सर मोलरता अगर लिखा है तो इसका मतलब तो यही होगा ना कि मोल प्रति लीटर। क्या होगा, मोल प्रति लीटर आप लगा के चलते हो कि ये सर मोलरता के लिए होता है ना, m = n/m भी होता
होता है आपका। ओके, तो इसी प्रकार आपको याद रखना है कि तापमान का परिवर्तन देखो, अगर तापमान में परिवर्तन है तो विलयन की मोलरता भी परिवर्तित हो जाती है, लेकिन जो परिवर्तित नहीं होती है वो कौन है बच्चों, जिसे आप मोललता कहते हो। ये भी ध्यान में रखना, मोललता के लिए हम लोग मोल प्रति केजी को व्यक्त करते हैं, ये भी आप याद रखोगे। ओके, चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग। 10 नंबर सवाल है और प्रश्न बड़ा आसान सा है। किसी भी विलयन में विलय तथा विलायक के मोल प्रभाज का योगफल कितना होता है। देखो, विलय का मोल जानते हो, पहले विलय का मोल क्या होता है, n बटा में n प्लस n होता है ना, और दोनों का क्या कह रहा है, योग का रहा, तो विलय का मोल ये है, प्लस में विलायक भी तो है तो प्लस करो। ये विलायक का मोल क्या होता है, ऊपर में बड़ा वाला n और नीचे जो सेम है वो सेम लिख दो। अब दोनों का भिन्न का जोड़ कर लो बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, n प्लस n हो जाएगा, ये वाला n और इसको भी ऐसे करोगे तो n प्लस n हो जाएगा, यही वाला बात है। और इसको काटा पीटी कर दो तो बराबर में 1 बचा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा साथी, बता के चलते हो कि सर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, क्लास को लाइक करते चलना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है जो आपके एग्जाम में यहां से 100% प्रश्न आते हैं। और एक चीज तो मैं बताना भूल ही गया बच्चों, कि हमने जो तैयार किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला नोट्स, अगर आप उसे पढ़ लेते हो तो सब्जेक्टिव में बच्चों देखो, एक विषय चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, एक विषय में आपको 50 से 60 सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा और आपको 250 से 300 के बीच आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा एक सब्जेक्ट में। और इसी से आपका काम हो जाएगा, जितना उसमें प्रश्न रहेगा उसको पढ़ के जाइएगा, उसके बाहर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। तो बच्चों इसका चार्ज अभी 299 रखा गया है, कॉल कर लीजिएगा 7070 82 16 85 नंबर पे। ओके, तो अभी तो इस पे ऑफर रखा गया, तो ये 299 की जगह 199 जो है ये आपको कल तक के लिए दिया गया है। और ये 199 के बाद फिर कभी भी ये 199 नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का डिमांड था कि सर ये 299 से अभी 199 कर दो, तो आपको ये कल तक के लिए आपको ये 199 के लिए दिया जा रहा है। तो कल तक आप लोग इसे परचेज कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा 7070 82 16 85 पे। और हाँ, बोलिएगा कि सर हमें ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला नोट्स लेना है, और हम अपने तरफ से आपको हिंदी का बिल्कुल फ्री पीडीएफ दे देंगे। ओके, तो इस नंबर पे मैसेज भी कर सकते हो, हम देख लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट नंबर सवाल जल्दी से बताओ बच्चों, हेनरी का नियम कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेनरी का नियम हो चाहे वो राउल्ट का नियम हो, दोनों का इंपॉर्टेंट है। हेनरी का नियम हो चाहे वो राउल्ट का नियम हो। देखो हेनरी का नियम क्या कहता है, P बराबर क्या होता है, के एच एक्स होता है। ये सर के एच क्या होता है, के एच एक हमारा कांस्टेंट है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग सर हेनरी नियतांक कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, हेनरी नियतांक कहते हैं। यानी कि P बराबर के एच एक्स, ये हेनरी का नियम है। सर राउल्ट का नियम क्या कहता है, P बराबर क्या होता है, P नोट एक्स होता है, ये राउल्ट का नियम है बच्चों, कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। ये हेनरी का नियम P बराबर के एच एक्स आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप भी लगा रहे हो कि सर वही वाला सही है, तो फिर हम कैसे गलत करें। चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल देखो, विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण कौन सा है। विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म बच्चों 2 नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनो। देखो विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। बच्चों नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, यानी कि कणों की संख्या, कौन सा कण है सर, विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म कौन सा, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, कणों के आकार या प्रकृति पर नहीं। और इसका 4 उदाहरण बताया था बच्चों, लिख देते हैं उदाहरण याद रहे। देखो एक हमने बताया था क्वथनांक का उन्नयन बताया था ना बच्चों, बताओ तो जल्दी से, क्वथनांक का उन्नयन बताया था। दूसरा हमने क्या बताया था, पढ़ो हमारे साथ, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा उदाहरण, हिमांक का अवनमन भी हमने बताया था। दूसरा हमने तीसरा क्या बताया था, तीसरा परासरणी दाब बताया था, परासरणी आप दाब बताया था बच्चों।
और चौथा हमने क्या बताया था, वाष्प दाब का। वाष्प दाब का बच्चों क्या बताया था, सापेक्ष अवनमन बताया था। वाष्प दाब का सापेक्ष कहो या फिर आपेक्षिक अवनमन कहो, ये सब बात बराबर होता है, ये आप याद रखोगे। तो बच्चों ये चार ही एग्जाम्पल है, अनुसंख्यक गुणधर्म का, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, प्रासरणी दाब और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है। तो ये चार में से खोजो तो कहीं पर है तो क्वथनांक उन्नयन मिल रहा है सर, यही वाला सही आंसर हो जाएगा। बच्चों ये चार याद रखो ना, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, प्रासरणी दाब और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, काम हो जाएगा आपका। ओके चलो नेक्स्ट बताओ, आप लोग ये बता के चलते हो कि द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होती है। जल्दी से बताओ, द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर जो मुक्त होती है वो क्या मुक्त होती है, जल्दी से आप बताओगे। सर कैथोड पर सोडियम धातु मुक्त होती है और एनोड पर क्या मुक्त होती है। एनोड पर सर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके चलो नेक्स्ट बताओ, आप लोग जल्दी से पूरे 35 ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। बताओ बच्चा पार्टी, आसान सा है। फैराडे का प्रथम नियम कौन सा है, आपको ये पता होगा कि फैराडे साहब ने विद्युत अपघटन नियम के संबंध में ये हमारा कौन सा दो नियम दिया था, विद्युत अपघटन का दो नियम दिया था। कब दिया था सर, 1833 ईस्वी में दिया था। कौन सा, पहला नियम क्या कहता था, एम समानुपाती ct हुआ था और m बराबर हमने क्या लिखा था, ZCT लिखा था। ये Z क्या है बच्चों, Z एक कांस्टेंट है। Z एक कांस्टेंट है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। वैद्युत रासायनिक बच्चों इंपॉर्टेंट है, विद्युत रासायनिक क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कह के चलते हैं। तो बताओ कौन सा हो जाएगा, m बराबर ZCT, ये वाला ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या बताओगे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ये नियम कब, 1833 में दिया था फैराडे साहब ने, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा साथी। ओके चलो नेक्स्ट बढ़े क्या बच्चों, चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग क्या होगा, अगला प्रश्न का जवाब बताओ। 15 नंबर सवाल है, एक फैराडे बराबर क्या होता है। एक फैराडे बराबर आपको बताना है बच्चों, एक फैराडे बराबर जो होता है ना, वो होता है 96,494 कूलम होता है। या फिर हम लोग इसे लगभग में कितना लिखते हैं बच्चों, लगभग में बताओ तो कितना लिखते हैं, लगभग में से 96,500 कूलम लिख के चलते हैं। और इसके बराबर क्या होता है, एक मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। एक मोल इलेक्ट्रॉन के क्या होता है, बराबर होता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा एक फैराडे बराबर 96,494 कूलम, लगभग में 96,500 कूलम लिखते हैं और एक मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है 96,500 कूलम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, उसके अलावा कोई भी विकल्प यहाँ पे सही नहीं होगा। चलो अगला बताओ क्या होगा, सेल स्थिरांक का मात्रक। बच्चों समझ में आ रहा है क्या, क्लास बताओ एक बार, समझ में तो आ रहा है ना जितना पढ़ा रहे हैं, क्लास समझ में आ रहा है तो इतना कम लाइक क्यों है बताओ। तो आप लोग एक बार क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा तो मजा आ जाएगा ना। एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिएगा और आंसर को लगाते चलना है। देखो सेल स्थिरांक है, यहाँ पे सेल स्थिरांक क्या होता है सर, 2 नंबर में भी पूछेगा तो हम लगा के आएंगे। क्या लगा के आओगे कि दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, दो इलेक्ट्रोडों की, मानो कोई ये एक इलेक्ट्रोड है, इनके बीच की दूरी एवं इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं। इसे x द्वारा दर्शाते हैं, x बराबर L बटा A फॉर्मूला है, ये आप याद रखिएगा। देखो अगर ये L है हमारा तो सर लंबाई का आप सेंटीमीटर में लोगे और एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर लिखोगे। यहां से काटा पीटी कर दो बच्चों, सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर उड़ गया तो बचा कौन सा, 1 सेंटीमीटर, बराबर में हम ऐसे करके इसे ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स लग जाएगा। देखो बच्चों बताओ तो कौन सा ऑप्शन में ये दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर हम फिजिक्स में घुसे तो बच्चों ये क्या है, ये विद्युत क्षेत्र का मात्रक, आपको बताया था क्या मैंने, ये विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। ये क्या है, ये पृष्ठ घनत्व का मात्रक है। ये सब याद रखे हो ना बच्चों, ये क्या है, ये पृष्ठ घनत्व का मात्रक है। और ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है, कूलम इंटू मीटर हुआ था, बताए हैं ये सब। तो अभी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो
नेक्स्ट बताओ बच्चों 17 नंबर सवाल है, लोहा का अयस्क कौन है? भाई इतना आसान सा सवाल है और वो भी एग्जाम में आता है, तो अब आपको क्या चाहिए? तो उस नोट्स से बच्चों अगर 300 ऑब्जेक्टिव हम उसमें लगभग में दिए हैं तो उससे एग्जाम में आ जाएगा। आप उसमें 35 से कम 40-45 ऑब्जेक्टिव एकदम ऐसे एक नजर में बना पाओगे। ओके, अगर आप समझ समझ के अच्छे से पढ़ लेते हो तो फिर बच्चों गारंटी है कि आपका सब का सब सही हो जाएगा। देखो लोहा का अयस्क कौन सा होता है? लोहा का अयस्क बताओ आप लोग। देखो हेमेटाइट भी लोहा का अयस्क है, मैग्नेटाइट भी लोहा का अयस्क है और सीडेराइट भी। अच्छा बच्चों, हमने इसका अभी सूत्र बताया था, कितने बच्चे को पता है? ऊपर बताए थे ना हेमेटाइट का क्या सूत्र होता है, मैग्नेटाइट का क्या होता है। तो हेमेटाइट का हमने क्या बताया था? हेमेटाइट का हमने ये बताया था, हेमेटाइट का हमने क्या बताया था बच्चों? Fe2O3 बताया था। मैग्नेटाइट का क्या बताया था? Fe3O4 बताया था। और सीडेराइट का क्या बताया था? FeCO3 बताया था बच्चों। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अच्छा ये बताओ लोहा का मुख्य अयस्क कौन सा है? लोहा का बच्चों इंपॉर्टेंट है, लोहा का मुख्य अयस्क का नाम बताओ। लोहे के मुख्य अयस्क बच्चों कौन सा होता है? तो वो जस्ट हमने बताया कि सर वो हेमेटाइट होता है। क्या होता है? हेमेटाइट होता है, लोहा का मुख्य अयस्क है, एग्जाम में आया हुआ है, तो ये बात आप याद रखना बच्चों। ओके चलो नेक्स्ट बता दो आप लोग 18 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से, कि निम्नलिखित में कौन जिंक का अयस्क नहीं है? जिंक का अयस्क जो नहीं है वो आपको बताना है। बहुत सारे बच्चे हड़बड़ी में क्या करते हैं, नहीं को पढ़ना भूल गए और जिंक ब्लेंड मार के उधर से चल आए, फिर घर आए तो पता चला वो तो गलती टिक याद दिए सर। देखो यहाँ पे क्या होगा, जिंक ब्लेंड तो इसका अयस्क है, कैलेमाइन भी इसका अयस्क है और जिंकाइट भी इसका अयस्क है। जो नहीं है वो बॉक्साइट है। तो सर ये बॉक्साइट फिर ये किसका अयस्क है? तो ये बच्चों एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है ये एल्यूमिनियम का बच्चों क्या है? अयस्क है। ये आपको ध्यान में रखना है। बॉक्साइट किसका है? हमारे साथ बोलो। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है सर। और बॉक्साइट का तो आपने सूत्र भी बताया था, Al2O3 इंटू में 2H2O बताया था, तो ये भी नहीं भूलेंगे सर। चलो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल है, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर किस पर निर्भर करता है? ये तो आसान है सर, समतुल्य भार पर निर्भर करता है। किस पर बच्चों? समतुल्य भार पर निर्भर करता है। ये हमारा चौथा चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स है। तो बताओ अनुकता का अधिकतम मान कितना होता है? अनुकता का बच्चों अधिकतम मान कितना हो सकता है? अनुकता का अधिकतम मान कितना हो सकता है? तो अनुकता का अधिकतम मान सर 3 होता है। कितना होता है? अनुकता का अधिकतम मान 3 होता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में आ जाता है तो ये बात आप याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा 20 नंबर सवाल और ये भी आसान सा प्रश्न है कि रासायनिक अधिशोषण कैसी अभिक्रिया है, ये बताओ जल्दी से। तो देखो रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, और या फिर यार ये लिख लो, ये एक आणविक स्तर बनाता है। कैसा स्तर बच्चों? एक आणविक स्तर ये बनाता है। कौन सा? रासायनिक अधिशोषण। इसमें बच्चों मुक्त ऊष्मा कितना होता है? रासायनिक ये अधिशोषण में मुक्त ऊष्मा जो होता है वो भी किसमें? किलो जूल पर मोल में जो होता है वो कितना होता है? तो सर ये 40 से लेके 400 किलो जूल पर मोल होता है। ये रासायनिक अधिशोषण का है। ओके तो चलो फिजिकल ये हमारा भौतिक अधिशोषण भी नीचे दिया गया है। बताओ जल्दी से, भौतिक अधिशोषण में लगभग कितनी ऊष्मा उत्सर्जित होती है? तो रासायनिक में हमने 40 से 400 किलो जूल पर मोल बताया, और भौतिक में आप 20 से 40 याद रखो। कितना बच्चों? भौतिक अधिशोषण में लगभग जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है वो 20 से 40 किलो जूल पर मोल होती है। और ये क्या करता है बच्चों? ये बहुआण्विक स्तर बनाता है। ये क्या करता है? बहुआण्विक स्तर को बनाता है, ये आप याद रखना। और क्या कह सकते हो? ये उत्क्रमणीय होता है। ये क्या होता है? ये उत्क्रमणीय होता है बच्चों, ये भी आप याद रखना। देखो अलग से बता रहे हैं ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न ना छूटे। अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो फिर ये क्लास देखने का कोई आपको फायदा नहीं होगा। इसीलिए बच्चों देखो, जो कहीं पे कोर्स में कराया जा रहा है वो आपको बिल्कुल हम YouTube पे फ्री करवा रहे हैं, तो बस आप ध्यान से पढ़ते चलो। इस नोट्स का सर इतना पैसा ले रहे हो, देखो बच्चों ये बहुत मेहनत लगा है, और इसमें वही प्रश्न को हम ऐड करते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, कहीं से उठा के नहीं दिया जाता है। तो आप ये समझना।
कि आपके बड़े भैया देखो आपको कहाँ 3000 4000 का कोर्स पढ़ना पड़ता है, तो ये आपको आज तो ये आज और कल के लिए तो ये ऑफर है, तो ये 199 रखा गया है। तो कॉल करिएगा कि सर हमें 199 वाला 70 70 82 16 85 नंबर पे आप एक बार कॉल कर लीजिएगा। ओके चलो, तो ये मैसेज जरूर करिएगा, आपको ये मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ, अगला बता दो बच्चा पार्टी। एंजाइम का मुख्य अवयव कौन सा होता है? एंजाइम का तो सिंपल सा प्रोटीन होता है। एंजाइम का क्या होगा? प्रोटीन होगा। एंजाइम का प्रोटीन होता है। हमारे साथ बोलते चलो। हाँ लाल टी शर्ट वाले भैया आप बोल काहे नहीं रहे हो? बोलो ना, तभी तो याद होगा ये सब प्रश्न क्लास में, है ना। चलो देखो बताओ, निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा? जिसके लिए वांट ऑफ फैक्टर अधिकतम है तो उसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। NaCl में क्या होगा? Na+1+1 बराबर इसमें 2 होगा। ग्लूकोज और यूरिया का 1 1 हो जाएगा। और K2SO4 है तो 1+2 यानी कि ये हमारा K2 है, और SO4 यानी कि 2 1 3 हो जाएगा। तो इसमें 3 हो जाएगा, मतलब K2SO4 का हमारा क्या होगा? अधिकतम होगा हिमांक का अवनमन बच्चों। ओके चलो अगला बता दो, निम्नलिखित में कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड है? द्रव स्नेही कोलाइड बच्चों गोंद होता है। अच्छा ये बताओ, द्रव स्नेही कोलाइड को और क्या कहते हैं सर? और कहते हैं लायोफिलिक कोलाइड। क्या कहते हैं? हमारे साथ बोलो तो एक बार। लायोफिलिक कोलाइड कहते हैं। लायोफिलिक कोलाइड कहते हैं बच्चों, ये याद रखना। और इसके स्थायित्व का जो प्रमुख कारण होता है वो आवेश होता है। क्या होता है? आवेश होता है। ये बात आप याद रखना। चलो नेक्स्ट बता दो, 25 नंबर सवाल है और बहुत ही कम प्रश्न बचा हुआ है। बताओ, स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है? स्टार्च के जल अपघटन में बच्चों डाइस्टेज का उपयोग होता है। स्टार्च के जल अपघटन में किस एंजाइम का उपयोग होता है? डाइस्टेज का। हमारे साथ आप बोलते चलोगे। चलो देखो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा समझा देते हैं। देखो आपसे एग्जाम में पूछता है प्रथम, पहले आपसे शून्य के लिए पूछेगा ना, पहले पूछता है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई। उसके बाद आपसे आ सकता है प्रथम कोटि के लिए। उसके बाद आपसे ये भी पूछ सकता है द्वितीय कोटि के लिए। ये 3 इंपॉर्टेंट है। देखो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होती है। प्रथम के लिए सिर्फ सेकेंड इनवर्स याद रखना, और द्वितीय कोटि के लिए क्या होता है? मोल इनवर्स लीटर और सेकेंड इनवर्स, ये याद रख लो बच्चों। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए एक चीज और पूछता है, जिसे क्या कहते हैं? हाफ लाइफ कहते हैं। इसका जो होता है 0.693 बटा में K होता है। ये भी बात आप याद रखोगे। तो प्रथम कोटि के लिए अभी हमने बताया सेकेंड इनवर्स, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपसे ये पूछे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हाफ लाइफ, तो हमने बताया 0.693 बाई K। ये आप मिला के देखना, आपका सही होगा अगर आप इसे ध्यान से देखोगे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 27 नंबर सवाल है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है किस विधि के द्वारा? फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। बच्चा पार्टी जितने बच्चे क्लास को लाइक करने के लिए भूल गए हो तो एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा। चलो नेक्स्ट बताओ जल्दी से। 28 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है और ये भी आसान सा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया। निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रोजन का ऑक्साइड है जो हंसाने वाला होता है? तो हंसाने वाला सर N2O होता है, और N2O को हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके याद रखिएगा। अच्छा बच्चों कमेंट करो तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? जल्दी से बताओ तो, ये एग्जाम में आ सकता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं, ये आप कमेंट करके बताओ। चलो ये मैग्नीशियम का कोई ऑक्साइड है, ये आप बताओगे कौन सा होगा। चलो नेक्स्ट बताओ, 29 नंबर सवाल है, ओलियम का सूत्र क्या है? बच्चों सूत्र से हर एक बार प्रश्न 1 या 2 या फिर 3 भी मिल जाता है, तो बताओ ओलियम का सूत्र क्या होगा? ओलियम का सूत्र देखो कुछ इंपॉर्टेंट लिख दे रहे हैं, आप याद रखिएगा। पहले आपसे ये भी पूछा गया है कि नाइट्रिक अम्ल का क्या होता है? नाइट्रिक बच्चों नाइट्रिक अम्ल का क्या सूत्र होता है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखेंगे सिर्फ। या फिर पूछेगा फ्रियोन का क्या होता है? फ्रियोन को बच्चों हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते
जाते हैं, तो ये बात आप याद रख लो, ऐसे पूछ देता है। तो आप ये बताओ सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का जल्दी से बताओ, सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होगा सूत्र, ये बता दो आप लोग। उसके बाद आप ये बता के चलो कि अमोनिया का सूत्र क्या होता है? अमोनिया का सूत्र क्या होता है बच्चा पार्टी? आप और भी कुछ बताओगे क्या? जल्दी से बता दो। आप क्या बताओगे? फटाफट से जल्दी से बताओ, अगर कुछ भी छूट रहा है तो बता दो क्या होगा। अर्थात आपकी बार ये पूछा था आर्थोफोस्फोरिक, क्या पूछा था? ये पूछा था नहीं होगा सर, तोतला बन गए क्या? नहीं बच्चों, कभी कभी हो जाता है ना। देखो आर्थोफास्फोरिक बच्चों, आर्थो यहाँ पे फोस्फोरिक हो जाएगा, आर्थोफोस्फोरिक हमारा हो जाता है। ये आपसे पूछा गया था, आर्थोफोस्फोरिक अम्ल का सूत्र बताओ। अब बता दो क्या होगा। नाइट्रिक अम्ल का क्या होता है? HNO3 हो जाता है। फ्रियोन का CCl2 होता है, F2 हो जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सबको पता है H2SO4 होता है सर। और अमोनिया का क्या होता है? NH3 होता है। अमोनिया का सूत्र NH3 होता है। और ये आर्थोफोस्फोरिक अम्ल का क्या होता है? H3PO4O7 होता है। क्या बताओ तो जल्दी से? H3PO4 होता है। H3PO यहाँ पे PO H3PO4 होता है, ये बात आप याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। ओलियम का H2S2O7 होता है। ओलियम का क्या है बच्चों? H2S2O7 है, याद रखिएगा। ये सल्फ्यूरिक अम्ल का यहाँ भी दिया गया, अमोनिया का ये है, और ये क्या है? ये कुछ नहीं है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 30 नंबर सवाल है, आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में, आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में पहले जानेंगे ना ग्रुप 16 में क्या क्या होता है, तभी तो बताएंगे इसका आंसर। क्या क्या होता है बच्चों बताओ तो एक बार? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम होता है, टेल्यूरियम होता है, और पोलोनियम होता है सर। अब देखो पूछा गया है ऑक्सीजन के अलावा, ऑक्सीजन के अलावा सल्फर भी हो सकता है, सेलेनियम भी हो सकता है, टेल्यूरियम भी हो सकता है, और पोलोनियम भी हो सकता है। तो देखो ऑक्सीजन के अलावा क्या सल्फर मिल रहा है, तो सर यही वाला करेक्ट हो जाएगा। अच्छा ग्रुप 16 के तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं? एग्जाम में आएगा, इसे हम लोग कैल्कोजन कहते हैं। कैल्कोजन बच्चों, इसे हम लोग कह के चलते हैं कि सर ये कैल्कोजन होता है। ग्रुप 16 के तत्वों को कैल्कोजन कहते हैं। तो ये बता के चलो आप लोग कि ग्रुप 17 को क्या कहेंगे? सर ग्रुप 17 को हम लोग कहते हैं ना हैलोजन होता है। ग्रुप 17 को क्या कहते हैं? हैलोजन समूह है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 31 नंबर सवाल है, विटामिन की खोज किसने की थी? जल्दी से बताओ, विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज ये हमारा काश्मीर फंक साहब ने किया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कब किया था? 1912 में किया था। अच्छा लेजर का आविष्कार किसने किया था बताओ तो? लेजर का आविष्कार सर मेमन साहब ने किया था। लेजर का आविष्कार मेमन साहब ने किया था 1960 ईस्वी में। ये बात आप याद रखिएगा, ये हमारा खोज से याद आया तो हम बता दिए, आप ये भी याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। अभी विटामिन की खोज ये फंक साहब ने किया है। अच्छा बच्चों ये पूछा विटामिन से रिलेटेड प्रश्न क्या है कि जल में कौन सा घुलनशील विटामिन है? जल में, या फिर आपसे पूछ सकता है वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? बी पूरा होता है और सी होता है। उसी प्रकार से वसा में कौन सा? ए होता है, डी होता है, ई होता है और के होता है। ये वसा में घुलनशील है। यानी कि बस आप इतना याद रखो, ये विटामिन को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कौन सा? एक हमारा जल में घुलनशील और दूसरा वसा में घुलनशील होता है। जल में घुलनशील बी कॉम्प्लेक्स सी है और वसा में ADE हो जाता है। याद रखोगे ना बच्चों, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। या एक क्लास ऐसा लाएंगे जो विटामिन का पूरा टॉपिक होगा, क्योंकि विटामिन से हर एक बार प्रश्न बनता है एग्जाम में। चलो बताओ कार्बनिक यौगिक में कौन सा तत्व का होना आवश्यक है? कार्बनिक यौगिक में होना आवश्यक है कार्बन का। बच्चों कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं और कार्बन ना हो तो फिर दिक्कत है ना। जैसे आपके घर में किसी की शादी हो रही है और वो भैया घर में ना हो तो फिर होगी, वही वाला बात है। कार्बनिक यौगिक में हम लोग कार्बन के बारे में, ये कार्बन का रहना आवश्यक होता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है? वो सिल्वर ब्रोमाइड होता है, जिसे हम लोग AgBr कहते हैं। AgBr क्या? AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। बच्चों ऑप्शन बी आप लगा के चलते हो कि फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक
आवश्यक घटक होता है तो वो सिल्वर ब्रोमाइड का होता है। ओके, चलो अगला बता के चलो आप लोग। 34 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन सी है? सबसे कम क्वथनांक वाली गैस पूछा गया आपसे। बच्चों बताओ तो एक बार, सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है हीलियम। सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन सी है? हीलियम है। चलो, और आज के क्लास का लास्ट सवाल है, बल्बों में भरने हेतु उत्कृष्ट गैस कौन सा होता है? अच्छा बच्चों, वो जो बल्ब होता है, जैसे बल्ब होता है ना, इसमें ऐसे करके बल्ब बनाना तो नहीं आता, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं बच्चों। ऐसे करके मानो ये कोई, ऐसे भाई इतना भी टेढ़ा नहीं होता है बल्ब सर। ऐसे मानो कोई ये बल्ब लटका हुआ है, मानो बल्ब ही है बच्चों, हंसना नहीं। मानो ऐसे करके जो ये बना होता है, इसका फिलामेंट जो लगा हुआ होता है ये वाला, ये किसका बना हुआ होता है पहले ये बताओ। इसमें तो ये गैस हो जाएगा, तो ये फिलामेंट जो बना होता है ना बच्चों, ये टंगस्टन का बना होता है। एग्जाम में पूछेगा आप लोग से कि ये टंगस्टन जो होता है, बल्ब का फिलामेंट जो है, ये किसका बना होता है? तो ये होता है टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक बच्चों 3400 से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 3400 से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये बात आप याद रखिएगा। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। टंगस्टन का गलनांक उच्च होता है, इसीलिए टंगस्टन का फिलामेंट इसमें लगाया जाता है। और आप क्या लगा के चलते हो सर, इसमें आर्गन गैस भरी हुई होती है। देखो क्या बताया, अगर पूछे इसका फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का बना है, और इसमें जो उत्कृष्ट गैस होती है वो आर्गन गैस है। ये बात आप याद रखोगे ना बच्चों, क्योंकि आता है एग्जाम में, आपसे पूछ लिया जाता है। ओके, चलो जी, इस 35 ऑब्जेक्टिव का क्लास अब खत्म हुआ है। और बच्चों क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। सारे बच्चे कमेंट करिएगा कि आपको हमारा क्लास कैसा लगता है, तब हम आपको अगला क्लास देने के लिए पूरे क्या रहते, जोश और जुनून के साथ तैयार रहते हैं। तो सभी बच्चे कमेंट करिएगा। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। सभी बच्चे इन सारे प्रश्नों को याद करिएगा, और जितना अलग से बताए वो भी एकदम दिमाग में याद रखिएगा। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।